नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हटे, 15 अप्रैल को शपथ हुई थी और इसके बाद एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक सा नहीं दिख रहा और कई मुद्दे, कई विषय ऐसे आए जिसमें एनडीए के भीतर से ही अपनी डपली, अपना राग देखने को मिला। लोग क्या क्या कहते रहे, लगा ही नहीं कि एनडीए के भीतर कोई अनुशासन है और कोई नियंत्रण है। इस मुद्दे पर जब हम और आप दिल्ली में थे तब भी अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे कि आखिर एनडीए का हेडमास्टर है कौन। तो अब एनडीए की बैठक 10 जुलाई को होगी और इसमें नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी नेता शामिल होंगे, क्योंकि भरत तिवारी प्रकरण के बाद एनडीए के भीतर से जिस तरीके से, जिन खिड़कियों से जैसी आवाजें उठी, सरकार तो हैंडल करने में कमजोर दिखी। यह भी दिखा कि एनडीए के भीतर मतांतर है और लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो एनडीए की बैठक हो रही है। यह बैठक और भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है 30 जुलाई को। यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बीजेपी के सामने प्रशांत किशोर है। आरजेडी के उम्मीदवार की कहीं चर्चा हो नहीं रही है चौक चौराहों पर। और बीजेपी ने कल, हम लोग जब कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद उम्मीदवारी का ऐलान हुआ। अभिषेक बंटी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, जब सूची जारी हुई, दिल्ली से सूचना आई, तो बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर यह अभिषेक कुमार है कौन, क्योंकि सूची में सिर्फ अभिषेक कुमार लिखा था। तो कई लोगों ने कई जगहों पर तो यह खबर चल भी गई कि अभिषेक चंद्रवंशी, जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें बनाया गया है प्रत्याशी, क्योंकि उनके नाम की चर्चा भी थी। तो कुछ देर के बाद हमने ही स्पष्ट किया कि नहीं, अभिषेक बंटी हैं, नितिन नवीन के पुराने सहयोगी हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के समय से वह बूथ प्रबंधन का काम संभालते आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव का संघर्ष इतना बड़ा है कि यहां अभिषेक बंटी नहीं, यूं कह लें कि लड़ाई नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर। राजद की चर्चा ही नहीं हो रही है और प्रशांत किशोर के साथ कौन खड़े हैं, कौन खड़े नहीं रहेंगे। बीजेपी को भी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रशांत किशोर तो मेहनत कर ही रहे हैं। नितिन नवीन की यात्रा भी लग चुकी है। नितिन नवीन 30 जुलाई तक, 28 जुलाई को चुनाव प्रचार समाप्त होगा। इस दरमियान कई दफे आएंगे। कल नामांकन की तारीख निर्धारित की गई है भाजपा उम्मीदवार की, और प्रशांत किशोर 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। इस बीच अमित शाह, देखिए, कल सम्राट चौधरी अररिया गए थे। अररिया में उन्होंने घुसपैठियों के बारे में बात की। अब अमित शाह ने फैसला किया है, और भी प्रदेशों के डीजीपी और एसपी के साथ वह मीटिंग करेंगे, कि घुसपैठियों के मुद्दे पर जो सीमावर्ती जिले के एसपी हैं और उनके जो मुखिया है डीजीपी, उनके साथ वह सीधा संवाद करेंगे। तो देश में मुद्दे क्या है, क्या नहीं है। इधर तो E20 का मुद्दा, पेट्रोल में इथेनॉल 20 का मुद्दा इतना बड़ा बनता जा रहा है। मैं कल किसी दुकान पर रात में गया था, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही, तो लोगों ने कहा वोट की बात बाद में कीजिए, पेट्रोल में जो इथेनॉल 20% मिला रहे हैं और उस पर भी जो पॉल्यूटेड पेट्रोल मिल रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि एनडीए को बैठक की जरूरत क्यों हुई और इतने मतांतर क्यों दिख रहे थे। भरत तिवारी में चिराग तिवारी का अपना स्टैंड था, बीजेपी के कई नेताओं का अपना स्टैंड था, जीतन राम मांझी का अपना स्टैंड था, अशोक चौधरी का अपना स्टैंड था। अशोक चौधरी ने आज नितिन नवीन से भी दिल्ली में मुलाकात कर ली है, और क्या बात हुई यह तो आगे मालूम होगा। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी हमको 2-3 दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे इस मसले को लेकर के, और तब हम लोगों ने कहा था कि बहुत एक्सप्लिसिटली कहा था कि एक अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए को एक संयोजक की जरूरत है, एनडीए को एक साथ लेकर के चलने वाले एक नेता की जरूरत है। उस क्रम में हमने ये भी कहा था कि अब नीतीश कुमार भी
एकदम हाशिए पर हैं, सुशील मोदी रहे नहीं, नंदकिशोर यादव गवर्नर हो गए। अब कोई ऐसा बड़ा नेता जो पुराना बीजेपी का या जेडीयू का जो सबको साथ लेकर के चले, ऐसा कोई नहीं है। रामविलास पासवान भी अब नहीं है। तो वैसे में एक एनडीए के लिए जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संयोजक की जरूरत थी। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय कई लोग संयोजक रहे, शरद यादव भी संयोजक रहे, एक समय चंद्रबाबू नायडू संयोजक थे। तो एनडीए के एक संयोजक की जरूरत थी, पहले भी थी, अब नहीं है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत नहीं है। बिहार में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, नीतीश कुमार के एक तरह से बिहार की राजनीति से रिटायर होने के बाद, उसमें एक निश्चित रूप से ऐसे एक बॉडी की जरूरत है, या तो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने या कोई एनडीए की संरचना में एक संयोजक बने जो सबको साथ लेकर के चले, और जब कोई बड़ा इशू आए तो उस मुद्दे पर गठबंधन की राय तय करे कि गठबंधन को क्या राय रखनी। देखिए, ये एक मुहावरा चलता है, जूतों में दाल बटना। तो ये पहले समाजवादी पार्टियों में होता था कि जूतों में दाल बटती थी, हर नेता का अपना एक विचार होता, हर राय होती ही थी हर मसले पर, और वो अपनी राय को प्रकट करता ही करता था, चाहे उससे पार्टी को कितना भी नुकसान हो। तभी लगातार समाजवादी पार्टियों का बिखराव होता रहा और एक के बाद एक पार्टियां बनती रही थी। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए है, एनडीए के भीतर वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। इसलिए एक जरूरत थी इस बात की, हम लोग इस बात को उठा रहे थे, और अब उसके बाद हमने सुना कि बैठक बुलाई गई है 10 जुलाई को। तो ये निश्चित रूप से कंटिन्यूटी में है जो घटनाक्रम अभी हो रहा है। भरत तिवारी का तो एक मिसाल है, भरत तिवारी का मामला, जिसमें हर पार्टी के, जो बीजेपी की अपनी सरकार है, इतने परिश्रम के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बना है। सोचे कितना परिश्रम, कितना इंतजार करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। और ये हर व्यक्ति कहता था, विजय सिन्हा कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है, तो तमाम लोगों के सपने रहे हैं कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बने। और इतने परिश्रम, इतने इंतजार के बाद बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना, तो बीजेपी के नेता ही डिरेल करने में लग गए उस मुख्यमंत्री की सरकार। अब ये इस मसले पर एकजुटता दिखनी चाहिए थी, जिस मसले पर जो भले वो एक जो घटनाक्रम है बिलौटी में भरत तिवारी का मारा जाना, हम सब लोग कह रहे हैं कि वो एक हत्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए है, एक दाग है, धब्बा है एक सभ्य समाज पर। लोकतंत्र में इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। इसके बावजूद पार्टी का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन में रह के भी पार्टी के लोग ये मुद्दा उठा सकते थे, उस अनुशासन में रह के भी एनडीए के लोग ये मुद्दा उठा सकते थे। और जब मुख्यमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो पार्टी के और गठबंधन के बाकी नेताओं को वो सुनना और समझना चाहिए था। देखिए, अपोजिशन की तरफ से तो ये मामला उठा नहीं। जब अपोजिशन, मुख्य अपोजिशन मतलब आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से तो कोई ऐसा बड़ा इसमें नहीं दिखाई दिया कि बहुत लोग इस मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर गए, और उसके बाद प्रशांत किशोर के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के लोग बिलौटी गांव गए। अब ये मतलब क्यों गए ये लोग? क्या आंसू पोंछने गए थे? क्या उनको समझाने गए थे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार इस मामले में आपके साथ न्याय करेगी? ऐसा नहीं लगा। आंसू बहाने गए थे, अपना एक कमिटमेंट दिखाने गए थे। पता नहीं उस वर्ग जाति विशेष को लेकर के कहे, या एक ओवरऑल जो लोगों में सेंटीमेंट था, उस सेंटीमेंट के तहत। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में एक सेफ्टी वाल्व की जरूरत होती है। कोई एक आदमी अगर जा करके परिवार के साथ खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है कि हाँ, आपके साथ बुरा हुआ है और न्याय होना चाहिए है, तो उस परिवार का, उस गांव का, समाज के लोगों का गुस्सा अपने आप निकल जाता है। जैसे सेफ्टी वाल्व से देखते हैं हम लोग प्रेशर कुकर का, जैसे प्रेशर कुकर अगर उसमें से नहीं निकले, सीटी नहीं बजे, तो फिर वो फट सकता है प्रेशर कुकर। तो वो सेफ्टी वाल्व की तरह कोई काम करे जाकर के, तो बात समझ में आती है। लेकिन सेफ्टी वाल्व के बजाय तमाम एनडीए के नेता जाकर के भड़का रहे थे माहौल को, और भड़काने और हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ऐसी स्थिति आ गई, हमको लगता है कि तभी उस एनडीए की बैठक बुलाने की नौबत आई है कि एनडीए की बैठक बुला करके इन चीजों को हम लोग तय करें। भरत तिवारी का मामला एक मामला था, लेकिन इसके अलावा भी कई मामले और कई पुरानी अदावतें हैं जो लग रहा है कि अभी तक चल रही हैं चीजें और ठीक नहीं हो रही। जैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का मामला पुरानी अदावत। बिल्कुल आप कह रहे हैं, एनडीए की बैठक में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दूसरा सुर अपनाए हुए थे। और जीतन राम मांझी तो इन दिनों क्या कह रहे हैं कि जितने गरीब हैं उन्हें सनातन धर्म का त्याग कर बुद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। अब सोचिए यह बीजेपी कैसे मानेगी। और देखिए, जब एनडीए की बात होगी तो बात वह भी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का सामंजन कैसे होगा। बात यह भी होगी कि कमिटमेंट क्या था, आगे उसे पूरा किया जाएगा, नहीं पूरा किया जाएगा, या 5 महीना 29 दिन होने पर
दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा क्या? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो दावा यहां तक कर दिया है कि जब तक सरकार है तब तक दीपक प्रकाश मंत्री हैं। तो इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं कि इनको तो संभालना ही पड़ेगा। उधर जेडीयू से अशोक चौधरी भी चले गए थे, याद कीजिए, जिस पर श्रवण कुमार ने कह दिया कि ये जेडीयू का स्टैंड नहीं है, वह अपने गए हैं और उनकी निजी राय है जो उन्होंने कहा है। लेकिन आज अशोक चौधरी ने नितिन नवीन से बहुत ही हंसते मिलते मुलाकात कर ली। देखिए ये वही कह रहे हैं कि कई चीजें पुरानी पहले से चली आ रही हैं, जो जिसको हम लोग लीगेसी बर्डन कहते हैं। तो एक लीगेसी बर्डन है एनडीए में कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक राय के नहीं है किसी भी मसले पर। आरक्षण के भीतर आरक्षण की भी जो बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले पर भी एक राय नहीं है दोनों में। चिराग पासवान आरक्षण के भीतर आरक्षण के पक्ष में नहीं है और जीतन राम मांझी ने खुलकर कहा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए है। एससी के आरक्षण में, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में जो जिन जातियों को जो सबसे कम लाभ मिला है या बिल्कुल लाभ नहीं मिला है, उनको अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी एक तनाव का विषय है दोनों के बीच में, तो पहले से चला आ रहा है। इस पर भी रहा है, प्रचार करने नहीं गए उनकी बहू के चुनाव में, बाई इलेक्शंस में भी हम लोगों ने देखा, बाद में भी देखा। तो वो एक तनाव पुराना, एक विरासत में मिली हुई समस्या है जो चली आ रही है। और जीतन राम मांझी की सिर्फ यही समस्या नहीं कि चिराग पासवान के साथ उनका जो मामला बन रहा है, जो ओवरऑल गठबंधन की सरकार को जो एम्बेरसमेंट होती है, उनके बयानों से जो नुकसान होता है या शर्मिंदगी होती है, उसका क्या रास्ता निकलेगा? अब वो इतने बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं, उनको कैसे चुप कराया जाए? वो अपने अपने ऑडियंस को भी एड्रेस करते रहते हैं, अपना जहां से उनको वोट आना है उसको भी एड्रेस करते रहते हैं। अब तमाम गरीब लोग या पिछड़े दलित लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें, क्या जीतन राम मांझी जिस इलाके से आते हैं उस इलाके का या बिहार का इतिहास नहीं उनको पता है कि एक समय पूरा बिहार ही बौद्ध था और कैसी परिस्थितियां क्रिएट हुई, जिन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म के बाद सब लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, किस तरह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, समापन हुआ, उसके बाद सारे लोग हिंदू हुए। तो ये कहानी ऐसी नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। और फिर वापस उस चैप्टर को खोलना, उस चैप्टर को खोल करके सबसे कहना कि आप बौद्ध हो जाइए, ये कोई मतलब लॉन्ग टर्म में सामाजिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छा बयान नहीं है। लेकिन वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं, चाहे शराबबंदी पर उनके बयान सुनिए या आरक्षण को लेकर के सुनिए या इस धर्म को लेकर के सुनिए, तमाम चीजों पर वो अपने बेबाक बोलते हैं। लेकिन वो बेबाक बोलना आपके गठबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो एनडीए में हम जो कह रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटर या एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत इसलिए भी है कि ताकि हर व्यक्ति को उसकी पार्टी के लाइन पर चलने के लिए, गठबंधन की लाइन पर चलने के लिए तैयार किया जाए। गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम हो। ये देखिए, अपोजिशन बिहार में बड़ा बराबरी की लड़ाई है, सीटें भले बहुत ज्यादा आई हुई हैं बीजेपी को, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक हाशिए पर जाने, जब उनके नहीं रहने, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े जाने के समय क्या स्थिति रहेगी और 38% वोट लेकर के जो पार्टी गठबंधन बैठी हुई है वो कैसे एक्ट करेगी आगे, ये कोई ऐसा केक वॉक नहीं होने जा रहा है आगे के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए। तो ऐसे में ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज्यादा टकराव, सामाजिक विद्वेष, सामाजिक विभाजन नहीं बढ़ाया जाए। खैर ये सब इशू बड़े इशू हैं जिन पर एक बैठक में आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का मामला है। इसी बिलौटी कांड पर जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला बयान था, बहुत डैमेजिंग बयान था जो जीतन राम मांझी का बयान था। वो हमें ऐसा नहीं करा, वो एसेट की तरह है एनडीए के साथ और लगातार एनडीए के साथ रहे हैं, इसके बावजूद उनके बयानों से नुकसान होता है। तो उस पर ध्यान रखना होगा। आपने उपेंद्र कुशवाहा की बात बताई थी पूरे विस्तार से, उनका क्या होगा अगर अभी कोई वैकेंसी नहीं क्रिएट होती है तो फिर अगले साल मार्च में जब गवर्नर के कोटे से राज्यसभा के विधान परिषद की सीटें आएंगी तब एक मामला आएगा। लेकिन अगर राज्यसभा और विधान परिषद दोनों देते हैं तो फिर क्लेम दूसरी तरफ से भी बढ़ेंगे, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी बढ़ेंगे। अभी कैसे एडजस्ट करने की जो बात थी वहां नहीं किया बीजेपी ने, तो कैसे उलझाया स्वयं बीजेपी ने इस मामले को, वो भी सुलझाना पड़ेगा। इसके अलावा और कई मामले ये हैं ज्ञानेश्वर जी कि अब बांकीपुर का चुनाव डिस्कस करना होगा एनडीए को, क्योंकि प्रशांत बांकीपुर पर आते हैं, विस्तार से हम लोग बात करेंगे अजीत जी। देखिए, जब एनडीए की बैठक हो रही है, राज्य सरकार के फैसलों पर भी चर्चा होगी, राज्य सरकार के फैसले कैसे हो रहे हैं। और देखिए, हम लोग तो चर्चा कर भी लेते हैं, चर्चा करके बता भी रहे हैं, असली स्थिति और असली संकट तो यह है कि वित्तीय स्थिति माली है। कोषागार से जो खबरें आ रही हैं वह बिहार के लिए चिंताजनक है और इससे जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। तो भले कोई न कहे, क्योंकि विपक्ष कुछ कहता नहीं है, विपक्ष के पास कोई शोध नहीं है, विपक्ष के पास कोई थिंक टैंक की टीम नहीं है, लेकिन
जो बिहार के लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। और इसे भी देखिए एनडीए के भीतर बांकीपुर पर आते हैं। मैं कल रात एक दुकान गया था अजीत जी, हमने लोगों से ऐसे ही टटोलने की कोशिश की, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही था। तो लोगों ने कहा अरे चुनाव का तो मुद्दा सबसे बड़ा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हो 20%। तो ये मुद्दे भी बहुत गंभीर मुद्दे होते जा रहे हैं, चाहे राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो और पेट्रोल इथेनॉल और स्टेट टोल टैक्स जो स्टेट हाईवे पर लेने की बात हो रही है मुद्दे। तो एनडीए के भीतर जब विधायक और उनके नेता जमा होंगे तो उनको इस पर भी चर्चा करनी होगी। बिल्कुल, ये सारी चीज, इन सारी चीजों पर हो सकता है कि एनडीए की इस बैठक में चर्चा हो। कोई इमीडिएट इशू होगा वो अपनी जगह है। सरकार के 100 दिन इसी महीने पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर के उसकी तैयारियों के भी इश्यूज होंगे। किस तरह से पॉजिटिव इमेज सरकार की आगे जाए, ये एक बड़ी चिंता, बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। और ये जो इथेनॉल का मुद्दा है, और 3 मुद्दे जो आपने बताए, चढ़ावा चोरी का मुद्दा, इथेनॉल का मुद्दा, महंगाई, उसके साथ पेट्रोल डीजल की महंगाई और टोल टैक्स लगाने वाली बात, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनकी चर्चा गरीब और आम लोगों के बीच में ज्यादा हो रही है, जो सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं इन तमाम फैसलों से। लोग सफर कर रहे हैं, सरकार कितना भी कह ले, और तमाम लोगों को बिठा करके देखिए, इतना बड़ा ये कहवा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके ऑटोमोबाइल कंपनियों से कहलवाया गया कि E20 से कोई नुकसान नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि सब तरह के लॉजिक दिए गए। अरविंद केजरीवाल ने 29 मैनुअल लेकर बैठ गए, कल मैनुअल लेकर बैठ गए गाड़ी का। हाँ, और उन्होंने आज 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि आप लिखित में ये बात बताइए कि E20 का सामान्य गाड़ियों पर, जिनके इंजन E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, उन गाड़ियों के इंजन पर इस पेट्रोल का कोई बुरा असर नहीं हो रहा है, ये आप लिख करके बताइए। अब आप सोचिए, कोई कंपनी क्या लिख करके बता सकती है? नहीं, और नहीं बताएगी तो फिर जनता के बीच में ये बात जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल 112 रुपए, 115 रुपए, दिल्ली में तो खैर अभी 102 रुपए ही है, आप बेच रहे हैं। और पिछली मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्योर पेट्रोल बिना इथेनॉल वाला 70 रुपए बिक रहा था, तो देश के लोगों को बहुत महंगा लग रहा था और उन्होंने सरकार बदली इस बात को लेकर। आज वो कल मैंने कहीं देखा कि 167 रुपए है प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल है ही ना, वो स्पीड और जो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, उन पेट्रोल की कीमत 167, 170, 166 रुपए के बीच में है। जो जैसे एक कंपनी के स्पीड है उस पेट्रोल का नाम, एक किसी और का कुछ और इस तरह का नाम है, सबने अपने अपने नाम रख रखे हैं। और उसके ऊपर से आप देखिए कि कीमतों में कोई कमी नहीं की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 68 से $72 प्रति बैरल आ गया। जब बढ़ाई गई थी कीमतें, जब अभी युद्ध के समय कीमत पहुंच गई थी 112, $115 प्रति बैरल, आज वो घट के 68, $70 पर आ गई। फिर भी कोई आप रियायत नहीं देने जा रहे हैं, ना रियायत नहीं दे रहे हैं, आप मिश्रित करके बेच रहे हैं और ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक्सेप्ट किया कि माइलेज कम हो जा रही है, आप इंजन पर असर को नहीं एक्सेप्ट। तो ये अब लोगों को ये समस्याएं हैं, लोग समस्या ये झेल रहे हैं, महंगाई भी और ये इथेनॉल मिश्रण से इंजन पर होने वाले असर। तो ये इन सब चीजों के बीच में इलेक्शन होने वाला है, तो ये वहां भी आएगा ये मुद्दा। तो एनडीए को इन तमाम इश्यूज पर क्या पहले दिन से जो इमेज होनी चाहिए थी पॉजिटिव, या ये होना चाहिए कम से कम। क्षेत्र है जी ने, बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र अतरी नहीं है, बजीरगंज नहीं है और कोई बहुत रिमोट का इलाका नहीं है। यहाँ सबसे अधिक गाड़ी वाले और दोपहिया वाहन वाले हैं जिन्हें रोज इन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल, तो उन्हीं का मुद्दा उठा रहे हैं। हर व्यक्ति जो है, देश में 20 करोड़ दोपहिया और 8 करोड़ चार पहिया गाड़ियां हैं, इन्हीं के मालिकों के मुद्दे सब हर व्यक्ति उठा रहे हैं। और दोपहिया आपको जानते हैं कि सब हर जरूरतमंद, चाहे वो गिग वर्कर हो, चाहे ये जो ऐप बेस्ड सर्विस देने वाले जितने लोग हैं, खाना पहुंचाने वाले और सामान पहुंचाने वाले घर पर, सबको सब 10,000, 12,000, 15,000 कमाने वाले और सबको बाइक जरूरत है, सबको। और बहुत चलती है उनकी गाड़ियां, ऊपर बहुत लोड रहता है, महंगाई का उनके ऊपर असर होता है और उनको ज्यादा पैसा देती नहीं है कंपनियां। तो वो समस्या उन सब लोगों की है। तो ये आम आदमी की समस्या है। एनडीए को इस पर चर्चा करनी है और इस बात की चर्चा जरूर करनी चाहिए है कि आखिर हनीमून पीरियड क्यों नहीं मिला। अपोजिशन की तरफ से तो मिला हनीमून पीरियड, अपोजिशन तो चुप है। तेजस्वी यादव तो खैर कुछ बोल ही नहीं रहे। ये एक वरदान की तरह है सम्राट चौधरी और समूचे एनडीए बीजेपी के लिए कि अपोजिशन कुछ नहीं बोलता है। अपोजिशन चुपचाप है, ना कोई आंदोलन खड़ा कर रहा है, ना कोई इस पर इशू उठा रहा है, कोई अपना छुट्टी मना रहे हैं वो। तो ये लेकिन इसके बावजूद हनीमून नहीं हुआ। इसके बावजूद लगातार इश्यूज आते रहे, निगेटिव इश्यूज बनते रहे लगातार, अपोजिशन के सवाल नहीं उठाने के बावजूद। तो ऐसा कैसे हुआ? पॉजिटिव इमेज जो होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं इस तरह को ये चीजें
आउट ऑफ द कंट्रोल कैसे जा रही हैं, इन सब चीजों पर एनडीए को चर्चा करनी चाहिए, कर होगी ही, हमको लग रहा है इन्हीं सब इश्यूज पर चर्चा होगी। और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट यही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बने, जो 5-6 पार्टियां गठबंधन में हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बने, बीजेपी के अपने नेताओं के ऊपर भी एक अनुशासन हो। अब ये इसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है, प्रदेश के संगठन महामंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है, इन सब लोगों की, बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है, खासतौर से संगठन के नेताओं की। मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है ही कि आपके मंत्री और आपकी पार्टी के विधायक या दूसरे नेता पार्टी की लाइन से अलग हट के कोई काम नहीं करें, और करें अगर कोई अपनी तरफ से करने जा रहे हैं तो आपकी जानकारी में हो, आपके संज्ञान में हो, और उसका इस्तेमाल ऐसा हो जिससे आपको लाभ मिले। और एनडीए के सहयोगी दल कैसे कर रहे हैं, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि इसको संभालें। तो ये सबसे जरूरी चीज कोऑर्डिनेशन बनाने की है। इशू लोगों को समझाना, लोगों के बीच पॉजिटिव मैसेजिंग अलग है। सबसे पहले एनडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन, सभी पार्टियों के अंदर कोऑर्डिनेशन, ये सुनिश्चित करने की बात होगी, और उसमें ये तमाम इशू जाएंगे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर बांकीपुर की का जो चुनाव, बांकीपुर की चर्चा तो होगी ही वहां। तो देखिए, बांकीपुर की चर्चा पर आते हैं अजीत जी। अब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभिषेक बंटी है, अभिषेक सिन्हा है, जमीनी कार्यकर्ता है, और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो नितिन नवीन के पिताजी थे, उनके जमाने से बीजेपी में है। तो जमीनी कार्यकर्ता को लड़ाया गया है, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? प्रशांत किशोर से लड़ना है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा ही नहीं होती, हम लोग रोज चर्चा ही नहीं करते, चुनाव हो जाता। और देखिए, राजद ने उम्मीदवार दिया, लेकिन राजद के उम्मीदवार की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुसलमानों में तो और भी ज्यादा क्षोभ है कि यूरोप में बैठकर आपने उम्मीदवार इसलिए दे दिया ताकि बीजेपी की राह आसान हो जाए। तो प्रशांत किशोर आ गए हैं और प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 13 को नामांकन करेंगे और 9 तारीख को कल अभिषेक बंटी नामांकन करेंगे। नितिन नवीन भी आने वाले हैं। अब पहली सभा को वो संबोधित करते हैं नहीं करते, ये दूसरी बात है, लेकिन चुनाव नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर, क्योंकि यह चुनाव जो है नितिन नवीन का चुनाव है। और बीजेपी में देखिए, हमने कल कहा ही कि जब उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो लोग यह पता करने में जुट गए थे, कई नेताओं ने कह दिया कि अभिषेक चंद्रवंशी को टिकट मिला है, क्योंकि चंद्रवंशी मतदाताओं की संख्या भी काफी है। और वे लोग मायूस भी होंगे, जो लोग रणवीर नंदन की चर्चा चल रही थी, अजय आलोक की चर्चा चल रही थी, नील रतन घोष का नाम पता नहीं कहां से आ गया था, हमने तो कई हफ्ते पहले कह दिया था कि यह मीडिया का नाम है, इन्हें टिकट तो नहीं मिलना है। तो अब तो प्रशांत किशोर बनाम अभिषेक बंटी। देखिए, अभिषेक सिन्हा कौन है, अभिषेक बंटी कौन है, यह बताना पड़ रहा है वे कौन है, लेकिन प्रशांत किशोर कौन है यह तो बताना नहीं है। तो यह चुनाव तो और भी रोचक होता जा रहा है, और आरजेडी के लिए बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति है, भले ही छुट्टियां मना रहे हो बैठकर आराम से यूरोप में तेजस्वी यादव। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और इसमें बीजेपी को कितनी चिंता है प्रशांत किशोर की। ये जो आपने नाम लिए, तमाम नाम इसलिए कटे हैं क्योंकि उनको, बीजेपी को एक आशंका सता रही थी कि अगर किसी बड़े नेता के, किसी बड़े व्यक्ति के बेटे को टिकट देते हैं तो ये प्रशांत किशोर इसका बड़ा मुद्दा बनाएंगे। प्रशांत किशोर, आशीष सिन्हा के नाम की चर्चा थी या अरुण सिन्हा के बेटे की? जी बिल्कुल, तो उनकी चर्चा थी, आरके सिन्हा के बेटे के नाम की चर्चा थी, अरुण सिन्हा के बेटे के नाम की चर्चा थी, गोपाल बाबू के बेटे के नाम की चर्चा थी। तो ये चर्चा तो बंद करा दी। ये चर्चा तो बीजेपी को लग गया था कि अगर किसी बड़े आदमी के बेटे को हम वहां चुनाव में उतारेंगे तो प्रशांत किशोर इस बात का मुद्दा बना देंगे कि भाई बीजेपी, देखिए क्या बीजेपी में आम आदमी के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं। तो एक तो पहले से आप तो लगातार बोल भी रहे थे कि भाई, नितिन नवीन कहते हैं कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, तो सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है। ये यहाँ तक ये अच्छी बात है कि पार्टी में जिसने भी बूथ मैनेजमेंट का काम किया, बहुत दिन से झोला ढोता रहा है, पार्टी में काम करता रहा है, उसको टिकट मिले, ये अच्छी बात है। और हम लोगों ने ये भी कह दिया था ज्ञानेश्वर जी कि आप दूसरा किसी भी आदमी, कोई दूसरा आदमी आप बिहार में नहीं खोज सकते हैं जिसका कद प्रशांत किशोर से बड़ा हो। इसलिए उस चक्कर में मत पड़िए कि आप प्रशांत किशोर से बड़ा कैंडिडेट बांकीपुर में नहीं उतार सकते थे। और ये बात कल हम लोगों ने, जब शत्रुघ्न सिन्हा का जो एक्सपर्ट पोस्ट थी वो पढ़ के लगा भी कि जब शत्रुघ्न सिन्हा इस तरह के विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए, तो उनसे बड़ा व्यक्ति अभी आप खोज करके नहीं लड़ा सकती है बीजेपी। तो अच्छी बात है कि आपने प्रशांत किशोर के मुकाबले एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को उतारा, लेकिन उसमें कास्ट के इक्वेशन का जरूर ध्यान रखा कि वो कायस्थ ही हो। तो ये जो कायस्थ होने का, और सिर्फ इस आधार पर सामान्य कार्यकर्ता को भी देंगे तो कायस्थ को देंगे, ये कोई बहुत पॉजिटिव स्थिति नहीं बना रहा है बांकीपुर में। हम बात कर रहे हैं, हमारी कई लोगों से बात हुई है ज्ञानेश्वर जी, और पिछले 9 चुनाव से नवीन किशोर सिन्हा और नितिन नवीन चुनाव जीते।
9 जी। बार चुनाव हुआ और है। देखिए नितिन नवीन स्वभाव से इतने सरल है ना कि हमने बार बार कहा है कि वे किसी के लिए छोटे भाई हैं, किसी के लिए बड़े भाई हैं, और उनके लिए कोई भैया है, कोई चाचा है, कोई छोटा भाई। उनकी विनम्रता सरलता का तो सब कायल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यही कारण रहा कि उन्हें इतना बड़ा पद मिल गया कि आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वह नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो नितिन नवीन को भी यहाँ तपस्या करनी होगी। नहीं, करनी ही होगी। और हम तो कल देख रहे थे, उनके एक मित्र हैं, आप भी जानते होंगे, इंडिया टीवी के एडिटर हैं पीयूष पद्माकर, जिन्होंने जी। नितिन नवीन को लेकर के पोस्ट लिखा है। अभी 4-5 पोस्ट वो लिख चुके हैं, और पहली 2 पोस्ट जो उन्होंने लिखी थी, और वो हम्म। अभी चर्चा आ गई नितिन नवीन की, तो हम लोग करने चुके, हम लोग तो इतने वर्षों से जानते हैं उनको। हम्म। अरविंद केजरीवाल ने पूछ दिया कि नितिन कौन, हम्म। सोशल मीडिया में लिख करके कि नितिन कौन। तो हम्म। इस पर उसी को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के पीयूष पद्माकर ने लिखा, नितिन नवीन के बारे में बताना शुरू किया कि एक विधायक का बेटा जो जिसको 2,000 रुपए आते थे पटना से पढ़ने के लिए यहाँ, और फ्लैट में अपने 4 पार्टनर्स के साथ फ्लैट में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनका कहना था कि हमारे पिताजी इससे ज्यादा पैसा नहीं भेजेंगे। तो विनोद नगर में एक मकान प्राइवेट उसमें किराए पर लेकर के 4 लोग रहे, और किस तरह से बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे, ये सब। तो ये 2 पोस्ट जो उन्होंने लिखी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, और नरेंद्र मोदी ने शेयर करके कहा कि ये सादगी और ये हमारे कार्यकर्ता की, हमारे होनी चाहिए, हर भाजपा के कार्यकर्ता की। तो नितिन नवीन को तो उन्होंने ही अपने एक पोस्ट में लिखा कि जब 2006 में नवीन किशोर सिन्हा की आकस्मिक उनका निधन हुआ, तो कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि नितिन नवीन को टिकट मिले। फिर उसके बाद जब उसके बाद वाला चुनाव आया, तब भी कई लोग नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले। ये हम लोग भी जानते हैं कि कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे, और किन लोगों की वजह से नितिन नवीन बहुत समय तक मंत्री नहीं बन पाए थे। सरकार बनती थी और मंत्री नहीं बन पाते थे, उनके रास्ते में बाधा डाली जाती थी। उनका अपना व्यवहार है, जिस व्यवहार से वो उनको टिकट भी मिला, और वो चुनाव लड़के लगातार जीतते रहे, और हर चुनाव के साथ जीत का अंतर बढ़ाते चले गए। लेकिन अब जो चुनाव है वो नितिन नवीन का चुनाव नहीं है। नितिन नवीन थोड़े लड़ रहे हैं, वो तो राज्यसभा में चले गए, और हर व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि अनलेस कि वो बिहार का किसी पॉइंट पर अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो बिहार की राजनीति में नहीं लौटेंगे, वो केंद्र की राजनीति ही करेंगे। तो फिर जो विधायक चुनना है, वो तो उस अपने तरीके से बिहार में वहां के लोग, बांकीपुर के लोग विधायक चुनेंगे। नितिन नवीन चाहते तो कोई बात नहीं थी। और ये चर्चा है कि भाई 9 बार से कायस्थ जीता है, तो दूसरी पार्टी, दूसरी जो जातियां हैं जिनकी आबादी बराबर है, चाहे वो वैश्य समाज के लोग हों या दूसरे समाज के लोग जिनकी आबादी थोड़ी बहुत कम है, उसका क्यों नहीं जीत सकता है। फॉरवर्ड में 58,000 कायस्थ है, और उसके ऊपर आप देखिए 1,35,000 टोटल वोट है, तो 67,000 से ज्यादा 58,000 भी नहीं है, संख्या कम है। मुझे बीजेपी के एक नेता ने ही बताया था 58,000 भी नहीं है, पता नहीं ये आंकड़ा कहां से आ गया है। तो 58,000 से कम ही है। और देखिए गैर कायस्थ सबन मतों की गोलबंदी हो गई, तब समझ लीजिए स्थितियां विपरीत हो गई। तो उसी की बात कर रहे थे हम कि वो 70,000 के करीब है। अभी तक का आंकड़ा अगर 58,000 ही माने, तो वो 70,000 के करीब आंकड़ा है। 70,000 से ज्यादा है, 75,000 के करीब आंकड़ा है भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत का। तो उनको वो भी, अगर ये भरत तिवारी की घटना के बाद तो ब्राह्मण नाराज है ही। अगर बाकी लोग भी ये सोचते हैं, अगर कुछ उनकी तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ देखते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए एक मुश्किल हो जाएगी। ये बड़ा कोर वोट है, उसमें उसके बाद वैश्य वोट भी है, वो भी कोर वोट है, और कोयरी कुर्मी का वोट भी है। तो नंबर न्यूमेरिकली आप देखेंगे तो लगेगा कि बीजेपी के पास बहुत सारा वोट है। लेकिन चंद्रवंशी भी ठीक ठाक है, चंद्रवंशी भी ठीक ठाक है। बाकी वो ईबीसी की आबादी भी काफी अच्छी खासी है, ईबीसी की आबादी वहां। इसके बावजूद नंबर्स, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होने के बावजूद, हम लोग जानते हैं कि बाई इलेक्शंस में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर प्ले नहीं किया जाता है, उसमें दूसरे कई फैक्टर काम करते हैं। तो इसलिए भी हमको लगता है ये 10 जुलाई की जो बैठक है एनडीए के तमाम घटक दलों की और तमाम जो नेताओं की बैठक होगी, उसमें बांकीपुर पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, क्योंकि बांकीपुर सबके लिए, सबके सरोकार का विषय है। सरकार के, इस नई सरकार के 3 महीने के कामकाज पर तो जनमत संग्रह होगा ही। ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं पर भी एक जनमत संग्रह होगा। और देखिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, बांकीपुर के उपचुनाव को कैसे याद करा रहे हैं। वह चौसा की लड़ाई बता रहे हैं कि कैसे शेरशाह सूरी ने जो देश जीत गया था उसे वहां हरा दिया था। तो बिहार जो है वह देश को आवाज देता है। तो चौसा की लड़ाई से उन्होंने बांकीपुर के उपचुनाव को जोड़ दिया कि दिल्ली की सल्तनत को बांकीपुर संदेशा भेज सकता है। बिल्कुल। तो उसी चौसा की लड़ाई के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली कूच किया था, सब जानते हैं, हुमायूं को हरा करके, और दिल्ली की गद्दी छोड़ना पड़ा था। हुमायूं को हार करके दिल्ली से भागना पड़ा था, और भटकते हुए ही कहीं अकबर का जन्म हुआ था, और वहां दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठे। और अपने छोटे से कार्यकाल में शेरशाह सूरी ने जो छाप छोड़ी, उसकी कोई मिसाल हिस्ट्री में नहीं मिलती है।
हालांकि इस बात को याद नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी कोई मिसाल नहीं। जितनी आधुनिक सुविधाएं हैं, पैमाइश की बात हो, सिक्के और मुद्रा की बात हो, सड़कें बनाने सड़क की की बात बात हो, हो। सराय बनाने की बात हो, ये तमाम वो चीजें शुरू की। पैमाइश का वही पैमाना आज तक चल रहा है। तहसील और प्रखंड का वो उस समय जो शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने, वो आज तक चल रहा है। तो एक विजनरी नेता कैसा होता है, वो शेरशाह सूरी थे। तो खैर ये अच्छा है प्रशांत किशोर ने जिक्र किया, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास भी एक दृष्टि निश्चित रूप से है, जो कैसे समाज को और देश को या बिहार को बदला जा सकता है। तो ये बातें लोगों को अपील कर सकती हैं। इस चुनाव को लोग अपवाद बना सकते हैं। लोग जानते हैं कि एनडीए के पास 200 सीटें हैं और कोई इमिनेंट थ्रेट, किसी तरह का थ्रेट नहीं, अपोजिशन है ही नहीं, तो क्या थ्रेट होगा। अपोजिशन होता और अपोजिशन एक्टिव रहता, अपोजिशन नाक में दम किए रहता, सरकार को तो कोई थ्रेट होता, लेकिन है नहीं। और प्रबुद्ध जनता है बांकीपुर की, जो देश की भी तमाम समस्याओं को, देश के बारे में भी जानती है, बिहार में अर्थव्यवस्था, जो आपने कहा कि वित्तीय स्थिति की जो हालत है, उसके बारे में भी जानती है, जो तमाम दूसरी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में भी जानती है, पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्या है और भारत में किस कीमत पर, बिहार में किस कीमत पर बिक रहा है, ये भी सब लोग जानते हैं। सरकार बनवाने में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। आगे भी हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू साथ में रहे, ये गठबंधन रहे, तो लोग वोट करें। लेकिन एक बाई इलेक्शन है, एक सीट का, उस सीट पर लोग अलग तरह से भी सोच सकते हैं। ये एनडीए की चिंता है। यहां सबको एकजुट होकर के काम करना होगा, खास तौर से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को। इन दोनों के बीच के रिफ्ट अगर आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो वो क्रिएट कर रहे हैं। और इस वजह से बाकी बीजेपी के किसी नेता को सफाई नहीं देनी पड़ी। जब बीजेपी के नेता गए वहां बिलौटी गांव में, गए बीजेपी के कई नेता गए, लेकिन बीजेपी के नेताओं को सफाई नहीं देनी पड़ी। लेकिन अशोक चौधरी के जाने पर श्रवण कुमार को सफाई देनी पड़ी है। क्यों सफाई देनी पड़ी है भाई? बाकी सारे नेता जा रहे हैं। जब चिराग पासवान एक गठबंधन के सहयोगी हैं, मतलब नेता ही हैं, वो गए तो कहां उनकी, तो खुद ही पार्टी के सुप्रीमो हैं, चले गए वो। बीजेपी के कई नेता गए, तो जब अशोक चौधरी गए तो क्यों सफाई देनी पड़ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी के संबंधों को लेकर के सारी स्थिति वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। तो ये इसको जो सलवटें पड़ गई हैं, उनको, रिंकल जो पड़े हैं, उनको आयरन आउट करना होगा, उन रिंकल्स को दूर करने होंगे और एकजुट होकर के बांकीपुर का चुनाव लड़ना होगा। अपने 100 दिन की उपलब्धियों पर एक कोई अगर कार्यक्रम करना है तो सबको एकजुट होकर के करना होगा, ताकि पॉजिटिव मैसेज जाए। अभी पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है सरकार को लेकर, ताकि पॉजिटिव मैसेज जाए और एकजुट होना होगा और जो रिंकल्स पड़े हैं उन्हें हटाना होगा। बांकीपुर का चुनाव रोचक है, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।